नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो आम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो क्या कश्मीर को लेकर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा के राजनीतिक दलों का सर्वदलीय बैठक बुलाना, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं का दिल्ली दौड़े चले आना, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवादी गतिविधियों का कम होना, पाकिस्तान की ओर से सरहद पर साजिशों का कम होना, पाकिस्तानी फौजियों की बंदूकों का शांत होना, क्या ये सब एक इत्तेफाक है या फिर दुनिया की कूटनीति में हुए बदलावों का साइड इफेक्ट? आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जम्मू कश्मीर की सियासत से जुड़े किरदार तो पुराने हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिशें कैसे बदल गई हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के 22 महीने के बाद कश्मीर की सियासत अब किस रास्ते आगे बढ़ेगी? कश्मीर की बदली आबो हवा में फारूक अब्दुल्ला अब क्या चाहते हैं? महबूबा मुफ्ती क्या सोचती हैं? बीजेपी और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपने लिए क्या संभावनाएं देख रहे हैं? हिंदुस्तान के इस क्षेत्र से पाकिस्तान की सियासत कितनी बदलने वाली है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कश्मीर में दिलचस्पी की असली वजह क्या है? बदली फिजा में जम्मू कश्मीर की आवाम अपने लिए क्या चाहती है? एक एक करके आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम एक कश्मीर हजार ख्वाहिशों में। 24 जून को जब जम्मू कश्मीर के नेता दिल्ली आए और प्रधानमंत्री निवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक राजधानी का मौसम बदल गया। प्रचंड गर्मी से बेहाल लुटियन जोन में ठंडी हवा बहने लगी, हल्की बूंदाबांदी भी हुई। ग्रह नक्षत्र में विश्वास रखने वाले लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद ये पहला मौका था जब सूबे के नेताओं को मुल्क के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिला, वो भी एक छत के नीचे एक साथ। बड़े से बड़े गतिरोध को मिल बैठकर खत्म करने का ही नाम लोकतंत्र है और लोकतंत्र इसी बातचीत की प्रक्रिया से मजबूत होता है। एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के नेताओं की बातें गंभीरता के साथ सुनी। मीटिंग से बाहर निकले जम्मू कश्मीर के ज्यादातर नेता भीतर ही भीतर संतुष्ट भी रहे, भले ही उनके सुर थोड़े अलग अलग दिखे। लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पहली बार उन्हें विधानसभा चुनाव की उम्मीद बंधी। यही उमर अब्दुल्ला भी चाहते हैं और यही महबूबा मुफ्ती भी। बदले समीकरण में कश्मीर की बड़ी पार्टियों के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी सियासी हसरतें तभी अंजाम तक पहुंचेंगी जब सूबे में चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। एक मुलाकात से न दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी। चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए, हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। अब हम संतोष उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेट छोड़ दी जाएगी। सबकी अपनी ख्वाहिशें, सबका अपना आसमान। जम्मू कश्मीर के सभी बड़े नेता उम्मीदों के घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचे। शायद ही ऐसी तस्वीर पिछले कुछ दशकों में सामने आई हो। 5 अगस्त 2019 के बाद तो शायद ही नेताओं ने भी इस तरह की तस्वीर की कल्पना की हो, लेकिन राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।
अब सवाल उठता है कि बदले सियासी माहौल में कश्मीर के नेता चाहते क्या हैं? सबसे पहले बात महबूबा मुफ्ती की। पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती की सियासी जमीन कश्मीर घाटी में बुरी तरह सिमट चुकी है। जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए बीजेपी से गठबंधन पीडीपी के लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ। पार्टी के जो नेता कभी उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते थे, वो या तो पीडीपी में किनारे लगा दिए गए या खुद किनारे हो गए। ऐसे में महबूबा लगातार कमजोर होती गई। जम्मू कश्मीर से एक झटके में अनुच्छेद 370 और 35A खत्म किया जाना महबूबा की सियासत पर बिजली गिरने से कम नहीं था। भड़की महबूबा तिरंगे के खिलाफ भी बोलने लगी। उन्हें नजरबंद कर दिया गया। लंबे समय तक लोगों से दूरी की वजह से महबूबा और उनकी पार्टी लोगों के जहन से उतरने लगी। ऐसे में अब महबूबा अपने तेवरों के जरिए घाटी के लोगों को एहसास दिलाने में जुटी है कि वो अपने पुराने मुद्दों को भूली नहीं है। बहुत तकलीफ में है जम्मू कश्मीर के लोग। 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में है, नाराज है, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। महबूबा मुफ्ती चाहती हैं कि सूबे में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो, जिसमें वो घाटी के लोगों के बीच अपनी पकड़ दोबारा मजबूत बना सके। महबूबा जब नजरबंद थी तो उनकी बेटी इल्तिजा ने मोर्चा संभाल रखा था। ऐसे नए कश्मीर में महबूबा की एक ख्वाहिश अपनी बेटी इल्तिजा को सियासी तौर पर सेट करने की भी हो सकती है। शायद इसीलिए उनके बंद कमरे के अंदर और बाहर की बात में अंतर दिख रहा है। नए कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में बना गुपकार गठबंधन डीडीसी चुनावों में साबित कर चुका है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी उसका दमखम बरकरार है। घाटी में उन्हें चुनौती देने की स्थिति में कोई नहीं है। ऐसे में उमर चाहते हैं कि जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव हो, जिससे उनकी पार्टी की पकड़ कश्मीर पर बरकरार रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लंबे समय से सत्ता से दूर है। प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे इलेक्शन हो और एक चुनी हुई सरकार आ जाए और चुनी हुई सरकार जो है वहाँ के लोगों के लिए फिर फैसले लें। उन्होंने खुद माना कि ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो लोगों को कभी कबूल नहीं होगा और ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी कुछ खामियां और कमज़ोरियां रहती हैं, जिनको दुरुस्त करना जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फिर काम बन जाता है। जिस तरह से मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों को चला रही है, ऐसे में लोगों को विधायक और सांसदों की कमी ज्यादा नहीं खल रही। सरकार की बैक टू विलेज योजना लोगों के दिल में लगातार अपनी जगह मजबूती से बना रही है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियां चाहती हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, जिससे सियासत में उनकी जगह बरकरार रह सके। मोदी सरकार के 370 खत्म करने के फैसले के बाद महबूबा मुफ्ती ने बहुत ही तल्ख रवैया अपनाया था, जिसके चलते उन्हें 434 दिनों तक नजरबंद रखा गया। महबूबा की रिहाई कश्मीर में सबसे बाद हुई। महबूबा मुफ्ती के लिए अपनी सियासत को एक झटके में 360 डिग्री बदलना आसान नहीं है। बदले हालात में महबूबा दिखावे के लिए विरोध तो कर रही हैं, लेकिन चाहती यही है कि जल्द से जल्द चुनावी अखाड़े में उतरने का मौका मिल जाए। फारूक अब्दुल्ला की उम्र 84 साल हो चुकी है। वो एक तरह से अपनी सियासी विरासत बेटे उमर को सौंप चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला अब हिंदुस्तान के 1 अरब 35 करोड़ लोगों के सामने अपनी छवि एक प्रखर राष्ट्रवादी और कश्मीर के सच्चे सपूत के तौर पर छोड़ना चाहते हैं। संभवतः इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में जाने से पहले बिना लाग लपेट के कह दिया कि मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से बात करने जा रहा हूं। कुछ दिनों पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने रुख में बदलाव करते हुए परिसीमन की प्रक्रिया में सहयोग की बात की थी। फारूक अब्दुल्ला परिसीमन आयोग के एसोसिएट मेंबर भी हैं। ऐसे में
डीलिमिटेशन के रास्ते में आने वाली अड़चनें खत्म होती दिख रही हैं। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए एक नए कश्मीर में संभावनाएं दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को भी भरपूर संभावना दिख रही है। प्रधानमंत्री से कांग्रेस की 5 मांगे तो कम से कम यही इशारा कर रही हैं कि वो जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों में विकल्प के खिड़की दरवाजे खुले रखना चाहती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री से कांग्रेस ने पूर्ण राज्य के दर्जा की बहाली, तुरंत विधानसभा चुनाव, डोमिसाइल की गारंटी, कश्मीरी पंडितों के वापसी और राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। स्टेटहुड की मांग थी, फुल फ्लैश स्टेटहुड की मांग थी। हमारी मांग इलेक्शन तुरंत कराने की मांग थी स्टेट के। हमारी मांग थी कश्मीरी पंडितों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और तुरंत कश्मीर वापस लेने का ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार की सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात की। दरअसल कश्मीर में बीजेपी की एंट्री से पहले हिंदू बहुल जम्मू का बड़ा वोट कांग्रेस के खाते में जाता था और अपनी सहूलियत के हिसाब से कांग्रेस पीडीपी और नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती थी। ऐसे में कांग्रेस कश्मीर में सबको साधने वाली रणनीति के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है। वहीं बीजेपी की रणनीति जम्मू में सियासी वर्चस्व बरकरार रखने की है। परिसीमन के जरिए समीकरण बदलने का दांव पेच भी जारी है। कांग्रेस और बीजेपी का जम्मू में कई दशकों से बैक एंड फोर्थ चला आ रहा है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पे शायद स्कोप ज़्यादा है, परंतु जम्मू क्षेत्र में, जम्मू डिवीज़न में जो वहाँ के स्थानीय लोगों की डिमांड्स हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा सरकार को। और केंद्र को एक बहुत बड़ी एक चैलेंज मैं मानता हूं, या बैलेंसिंग एक्ट कह लीजिए, जो करना पड़ता रहेगा, वो है जम्मू और कश्मीर घाटी में संतुलन मेंटेन करना। परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की सीमाएं तय की जाती हैं। जम्मू कश्मीर में आखिरी परिसीमन 1995 में हुआ था। फिलहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा सीट में 83 सीटें हैं, जिनमें से 37 सीटें जम्मू क्षेत्र और 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आती हैं। 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए भी रिजर्व हैं। ऐसे में सत्ता समीकरण में कश्मीर का दबदबा रहा है। अब बदले माहौल में परिसीमन में जम्मू कश्मीर की सीटें 83 से बढ़कर 90 करने का प्रस्ताव है, मतलब 7 सीटें बढ़ाने का, और ये 7 सीटें जम्मू क्षेत्र के खाते में जाने की बात कही जा रही है। ये जो डिलिमिटेशन हो रहा है, इसमें कुछ लोगों को ये संदेह है कि ये दोनों जो 2 पार्ट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको बराबर में लाना चाहते हैं या जम्मू को कुछ ज़्यादा बढ़त देना चाहते हैं। देखिए, किसी भी डिलिमिटेशन का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप एक तबके को ऊपर कर दो और दूसरे तबके को नीचे कर दो। डिलिमिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसको उसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आप पॉपुलेशन के हिसाब से करें तो ईमानदारी से करें। आप ये कहेंगे कि हम ज्योग्राफी के आधार पर करेंगे तो वो बात गलत होगी। कश्मीर में वर्चस्व वाली पार्टियों को लगता है कि परिसीमन से जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ेंगी और इसका सीधा फायदा इस क्षेत्र में तेजी से पकड़ बनाने वाली बीजेपी को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पिछले साल जिला विकास परिषदों के चुनाव हुए। बीजेपी ने जम्मू क्षेत्र के 6 डीडीसी पर झंडा फहराया तो कश्मीर घाटी में गुपकार गठबंधन ने सभी डीडीसी पर कब्जा जमा लिया। मतलब जम्मू में बीजेपी का वर्चस्व है तो घाटी में गुपकार गठबंधन का। बीजेपी अपने मिशन कश्मीर के जरिए देश के दूसरे हिस्से के लोगों को संदेश देना चाहती है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता हैं जो नामुमकिन को मुमकिन में बदलने का मादा रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून की सर्वदलीय बैठक के जरिए एक और बड़ा संदेश घाटी के लोगों को दिया है। उनकी सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों या संगठनों से बातचीत करेगी जो लोकतंत्रीय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं। पिछले 27 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जम्मू कश्मीर पर बात हो रही हो और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। अपनी खास रणनीति के दम पर मोदी सरकार ने हुर्रियत
कॉन्फ्रेंस को किनारे लगा दिया है। जम्मू कश्मीर की बदली फिजा में सियासी पार्टियां और उनके नेता अपने लिए नई भूमिका तलाश रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल सूबे के आम लोगों की आंखों में पल रहे सपनों का है। उस डर का क्या जो उन्हें 370 खत्म होने की वजह से सता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार किसी ऐसे फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी जमीनों की सुरक्षा की गारंटी मिल सके, उन्हें बाहरियों के अतिक्रमण का डर न सताए। क्या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का डर खत्म करने के लिए उत्तराखंड या मणिपुर की तरह संवैधानिक सुरक्षा देने पर विचार कर सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को कौन सा डर सबसे ज्यादा सता रहा है। उनके किस डर का फायदा वहां के सियासी पार्टियां उठाती रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कम से कम इस मीटिंग से एक नई शुरुआत तो हुई है। इस शुरुआत को कैसे आगे लिया जाएगा उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे। हम इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए तो निकले नहीं हैं। हम अपना हक हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच विश्वास बहाली के लिए बीच का रास्ता निकाल सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसा देश के कई राज्यों को संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत खास अधिकार मिले हैं। मसलन हिमाचल प्रदेश में इस कानून के तहत कोई भी गैर हिमाचली खेती की जमीन नहीं खरीद सकता। मिजोरम में कोई गैर मिजो आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन सरकार उद्योगों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। नागालैंड में स्थानीय आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रखने के लिए संविधान के 371 की तरह विशेष अधिकार दिए गए हैं। नागालैंड का स्थायी निवासी नहीं होने पर कोई भी जमीन नहीं खरीद सकता। इसी तरह के अधिकार मणिपुर और सिक्किम के लोगों को भी मिले हैं। असम के कुछ हिस्सों के लिए भी इसी तरह के प्रावधान हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी बाहर के लोग स्थानीय लोगों की जमीन नहीं खरीद सकते। ऐसे में माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के मन से अनुच्छेद 370 का मोह हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मोदी सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल सकती है। इसमें से एक संविधान के अनुच्छेद 371 का भी हो सकता है। इससे जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्र के लोगों को यकीन हो जाएगा कि उनकी जमीनों पर बाहरियों का कब्जा नहीं होगा। बदली आबो हवा में संपत्ति और सांस्कृतिक पहचान दोनों सुरक्षित रहेगी। मतलब जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल और विश्वास दोनों ही जीतने में मोदी सरकार पूरी शिद्दत से लगी हुई है। दुनिया के नक्शे पर एक देश ऐसा भी है जिसका कश्मीर से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की शांति बहाली में उसको अपना फायदा दिख रहा है। वो देश है अमेरिका। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन इस साल 11 सितंबर तक अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी का ऐलान कर चुके हैं और ये काम पाकिस्तान के मदद के बिना संभव नहीं है। पिछले 20 वर्षों में तालिबान से लड़ते हुए अमेरिका के 2300 से ज्यादा फौजी मारे गए हैं, 20,000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस जंग से अमेरिका पर $1 ट्रिलियन से ज्यादा का आर्थिक बोझ पड़ा है। अफगानिस्तान से निकलने के लिए कूटनीति की बिसात पर बड़ी कीमत चुकाने के लिए संभवतः राष्ट्रपति बाइडेन तैयार हो गए हैं। कूटनीति के मंझे खिलाड़ी बाइडेन अच्छी तरह जानते हैं कि भूखे पेट भजन नहीं होता और पाकिस्तान को फिलहाल आर्थिक मदद की जरूरत है। उसने भी इस जंग में अपने 70,000 लोगों को गंवाया है। उधर सऊदी अरब का सियासी मिजाज अचानक बदल गया है। जुलाई महीने से ही सऊदी अरब ने
हर साल पाकिस्तान को $1.5 अरब का कच्चा तेल देने की डील को मंजूरी दे दी है। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ये सब अमेरिका के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि पिछले साल कश्मीर मुद्दे पर ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बिगड़े थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के कहने पर ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने LOC पर अपने फौजियों को शांत रखने की सख्त हिदायत दी है और अपनी खुफिया एजेंसी ISI को भी शांत कराया है। अब सवाल उठता है कि कश्मीर में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान अपने लिए क्या देख रहे हैं। जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों से कश्मीर में शांति बनी हुई है, हिंसा की घटनाओं में 50% से ज्यादा की कमी आई है, अलगाववादियों की दुकानों के शटर गिरते जा रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि भीतर खाने ही सही किसी ने पाकिस्तान को कश्मीर के खिलाफ साजिशों को रोकने की सख्त हिदायत दी है। माना जा रहा है कि दुनिया के नक्शे पर अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को दशकों तक अपने डॉलर के दम पर उंगलियों पर नचाता रहा है। US का प्रेशर मुझे लगता है रहा है ज़रूर कि पाकिस्तान पे कि आप ये बात इसको बंद करिए टेररिज्म को और शांति रखिए और अमन के साथ रहिए, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ख़राब है और वो समझ रहे हैं कि हमें अपना रवैया नहीं बदलेंगे तो शायद हमें एड जो मिलती थी और दुनिया की तरफ से जो सब हेल्प मिलती है वो शायद बंद हो जाएगी, क्योंकि गल्फ वालों ने भी थोड़ा सा अपना हाथ रोका था। कश्मीर में शांति और हालात सामान्य होने से अमेरिका को पहला फायदा ये हो सकता है कि पाकिस्तान को अपनी फौजें जम्मू कश्मीर से लगी सीमा से हटाकर अफगानिस्तान बॉर्डर पर तैनात करने में सहूलियत होगी। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि अफगानिस्तान से उसके फौजियों के निकलने के बाद तालिबान को रोकना आसान नहीं होगा। ऐसे में जम्मू कश्मीर में शांति का मतलब है पाकिस्तानी फौज का अफगानिस्तान बॉर्डर पर तालिबान से लड़ने में भरपूर इस्तेमाल। जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, उसको दर्शाना चाहता है जो वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर है और इसीलिए UAE और इजराइल का भी वहां पर रोल लगता है। UAE ने तो इसको कबूल किया है जो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला है, ये अपने जो वहां से आतंकवाद को बढ़ावा देता है उसको कम करने के लिए, और इजराइल का भी इसमें रोल हो सकता है इनडायरेक्टली, अप्रत्याशित अनडिफाइंड तरीके से। अफगानिस्तान में तालिबान के लौटने का मतलब होगा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का ताकतवर होना। हक्कानी नेटवर्क और दूसरी तंजीमों के जरिए ISI नए सिरे से खुराफात शुरू कर सकती है। अफगानिस्तान में भारत की 500 से ज्यादा परियोजनाएं चल रही हैं। ऐसे में ISI आतंकी नेटवर्क के जरिए हमले बढ़वा सकती है। मतलब अब तक अफगानिस्तान में जिस तरह से भारत काम कर रहा था शायद ना कर पाए। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की KRA यानी की रिजल्ट एरिया में 2 क्षेत्र टॉप पर हैं, एक अफगानिस्तान और दूसरी कश्मीर। अफगानिस्तान में तालिबान को खड़ा करने में ISI का बड़ा हाथ रहा है। ये खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में इतनी ताकतवर है कि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान भी इससे डरते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजियों के निकलने का प्लान तब तक पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि ISI के एजेंटों की खुराफात पर पूरी तरह से रोक न लगा दी जाए। इमरान खान जो थोड़ा बहुत ISI के ऊपर उनको कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब तक आर्मी नहीं उनको थोड़ा आर्मी वाले खुद ही नहीं समझेंगे जनरल बाजवा, लेकिन उनको लग रहा है कि शायद थोड़ा बदलाव आए जो उनकी बातें हुई हैं, जो उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं रिसेंटली, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ISI को डाउन का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम होगा US के दबाव से। ISI को कंट्रोल में करना इमरान खान के लिए भी बहुत आसान नहीं है। मोदी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बातचीत शुरू की है उसके बाद से ही आतंकियों की बौखलाहट बढ़ने लगी है। रविवार रात जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में 2 धमाके हुए, वो भी 5 मिनट के भीतर। ये एरिया पाकिस्तान बॉर्डर से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरफोर्स स्टेशन में हुए धमाकों की जांच टेरर एंगल से भी जारी है।
अगर पाकिस्तान के वजीर आजम अपनी खुफिया एजेंसी को कंट्रोल में करने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी कुर्सी के डगमगाते पाए भी स्थिर हो सकते हैं। इमरान खान अपने मुल्क के लिए दुनिया के दूसरे देशों से आर्थिक मदद हासिल करने में भी कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये सब तब मुमकिन है जब वो अमेरिका समेत दुनिया भर को भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाएं कि उनका मुल्क आतंकियों का मददगार नहीं है। उनकी खुफिया एजेंसी ISI आतंकी संगठनों की मैनेजर नहीं है और इमरान खान की पहली परीक्षा LOC पर होनी है। तजाकिस्तान के दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पहुंचे और पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ भी। अजीत डोभाल ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की जमकर खिंचाई की। कश्मीर में कई बड़े आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेकर पाकिस्तान से कार्रवाई की मांग की। दुशांबे में डोभाल ने आतंकवाद से निपटने का रास्ता दिखाया और अगले ही दिन दिल्ली में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में पहुंच गए। भारत की कूटनीतिक घेराबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक से पाकिस्तानी हुक्मरान अच्छी तरह वाकिफ हैं। बदले माहौल में इमरान खान के लिए यही बेहतर होगा कि वो LOC पर गोलाबारी और कश्मीर में अपनी खुफिया एजेंसी ISI की खुराफात पर कंट्रोल रखें। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के लिए भी यही फायदेमंद होगा कि सूबे में लोकतंत्रीय व्यवस्था बहाल करने में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग करे और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी अखाड़े में अपनी किस्मत आजमाएं। PM मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ एक सर्वदलीय बैठक या मुलाकात काफी नहीं है, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।